हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे 6th चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स इन द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब क्या है, अब मान लो कि ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब इस एक्सिस के अलोंग पूरे पार्टिकल जो है वो रोटेट हो रहे हैं ऐसे। ओके, तो अब यहां से r1 डिस्टेंस अवे एक मास है हमारा m1, r2 डिस्टेंस अवे दूसरा मास है m2, r3 डिस्टेंस अवे एक मास है m3, सिमिलरली rn डिस्टेंस अवे एक मास है mn। तो कुछ ऐसी तरह m1, m2, m3, m3 सो ऑन टिल mn मासेस है। तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए बोले तो कैसे लिखेंगे? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसने कहा है कि इट इज अ सम ऑफ समेशन। बना लेता हूं किसका? प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, मतलब m इंटू आर स्क्वायर। अब ये आई लिख लेता हूं क्योंकि जो आई की वैल्यू होगी 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है। तो इन सब के समेशन को हम लोग कहते हैं क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी m इंटू आर स्क्वायर। सिंपल टर्म्स में अगर लिखूं तो आई विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सिंपल, अगर एक बॉडी का लिखें तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर ज्यादा बॉडीज होंगी तो क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल mn rn स्क्वायर। ठीक है, इजी। ओके, चलो अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट विल बी केजी मीटर स्क्वायर, राइट? मास की केजी और आर की मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होगा भाई इसका? डायमेंशन विल बी m l पावर 2। इसको हम लोग कहेंगे इसका डायमेंशन। सिंपल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं एक बॉडी का। अगर एक से ज्यादा बॉडीज हो तो उसका सम करना। सिंपल। अच्छा, चलो कोई एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मान लो ये एक बॉडी है m1 और ये बॉडी है m2। दोनों के बीच में डिस्टेंस है r और सेंटर से हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है। तो अब इस सिस्टम का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई विल बी इक्वल टू, एक तो इस मास की वजह से होगा, मान लेते हैं I1, प्लस एक इस मास की, मतलब इसको I1 इसको I2 मान लेता हूँ। ठीक है, दोनों मासेस की वजह से होगा। ओके, तो I इज इक्वल टू व्हाट विल बी I1? I1 विल बी m1 इनटू डिस्टेंस कितना है? r स्क्वायर। r नहीं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, m1 से सेंटर तक का डिस्टेंस। अच्छा, इसको m1 m2 की जगह mm मान लेता हूं मैं। चलो m, इसको भी m कह लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? m इंटू डिस्टेंस कितना हुआ? r/2 का होल स्क्वायर। सही है, राइट? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r/2 प्लस इसका भी m, डिस्टेंस यहां से यहां तक r/2 दी होल स्क्वायर। सो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? mr²/4 प्लस mr²/4। तो ये हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू mr²/2। सिंपल। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, किसी भी सिस्टम का भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप मान लो कि अगर ऐसा हुआ एक स्क्वायर, ठीक है, आर 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 एंड आर, सबका मास है m। ओके, अब मान लो कि जो लाइन पास हो रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो यहां से पास हो रही है। ठीक है, चलो ओके सर। तो व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ पूरे सिस्टम का? अब मान लो कि ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक, तो पहले और दूसरे की वजह से क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा? व्हाट वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m इंटू आर स्क्वायर, राइट? आर कहां से लेते थे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही मास हो तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट नहीं होगा। सिंपल, क्योंकि आर की वैल्यू 0 होगी। तो इन दोनों की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0, यानी 0 प्लस 0, फर्स्ट और सेकंड की वजह से। थर्ड और फोर्थ की वजह से m इंटू डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर, प्लस फोर्थ की वजह से m इंटू आर स्क्वायर।
तो I विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mr²। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द रोल मास प्लेज इन ट्रांसलेशन मोशन इज द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे हम लोगों ने किस किस के बारे में पढ़ा है, सबसे पहले मास। मास जो रोल प्ले करता था किसमें, ट्रांसलेशन मोशन में। मास का रोल क्या था, क्या था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था इनर्शिया के बारे में वगैरह वगैरह, राइट। हाँ, तो मास जो भी रोल प्ले करता था, जहां पे मास आएगा वहां पे यहाँ हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हैं। जैसे फोर्स की जगह पे टॉर्क ले रहे हैं, क्योंकि रोटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हैं, ठीक है, वही रोल प्ले करता है। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन दूसरा टॉपिक है। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ये भी एक डिस्टेंस है, राइट। रेडियस बोलने का मतलब डिस्टेंस ही है। हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द मास पॉइंट whose mass is equal to the mass of whole body, पूरी बॉडी के मास के बराबर होगा, ठीक है। एंड whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the whole body about the same axis, ठीक है। मतलब सिंपल ये एक डिस्टेंस है जो हम लोग I is equal to mr² ले रहे थे। ओके, अब होल बॉडी की बात किया है तो यानी I is equal to summation of mi r I² जो ले रहे थे, that will be equal to समेशन ऑफ m विल बी कैपिटल M, मान लेता हूं कि टोटल सिस्टम या टोटल बॉडी का मास है, और ये डिस्टेंस जो है, इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे k, ठीक है। तो I इज इक्वल टू mr² की जगह I इज इक्वल टू mk² हो जाएगा। m विल बी व्हाट, द टोटल मास, थोड़ा सा मास नहीं, टोटल मास, पूरा मास, पूरे सिस्टम का मास। अगर इसकी अगर बात करूं तो टोटल मास यानी 4m वैसे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो k इज व्हाट, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो I इज इक्वल टू mk²। तो यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k विल बी रूट ऑफ I बाई m, रूट ऑफ I बाई m। तो I होगा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और m होगा सिस्टम का मास, पूरा टोटल मास। टोटल मास याद रखिए, टोटल मास कौन सा मास है, टोटल मास, होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी, ठीक है, कंप्लीट बॉडी का, यही याद रखना है, एक बॉडी का नहीं, कंप्लीट बॉडी का। तो अब कुछ हमारे पास फिक्स्ड बॉडीज है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। ओके, चलो बात करते हैं कौन से बॉडीज है। सबसे पहले बॉडी है कौन सी, रिंग। अगर एक रिंग की बात करूं मैं, राइट, एक रिंग है ऐसे, तो रिंग के परपेंडिकुलर टू प्लेन एट द सेंटर, मतलब सेंटर से ऐसे पास हो रहा होगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रहा होगा। तो वहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्या पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट विल बी mr²। और जब सॉल्व करेंगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन r आएगा। अब डिस्क की अगर बात करूं तो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड सेंटर अगर देखेंगे तो इसका होगा mr²/2 और रेडियस ऑफ गायरेशन होगा r/√2। और हॉलो सिलेंडर सिमिलरली रिंग जैसा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिंग्स क्रिएट एन हॉलो सिलेंडर, सिंपल। तो इसका जो भी ये होगा mr² इसके बराबर होगा, रिंग के बराबर, और सॉलिड सिलेंडर का डिस्क के बराबर होगा mr²/2 और r/√2। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्रिएट नंबर ऑफ डिस्क क्रिएट अ सॉलिड सिलेंडर। ओके, अब हॉलो स्फीयर की बात करूं तो उसके डायमीटर के अक्रॉस, मतलब सेंटर से पास होता हुआ, ऑब्वियसली उसके डायमीटर को कट करता हुआ, ठीक है, ऐसे जाएगा, तो मतलब उसके ऊपर से लगता हुआ नहीं, डायमीटर को कट करता हुआ जाएगा, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2/3 mr² होगा, और रेडियस ऑफ गायरेशन रूट ऑफ 2/3 इंटू r। और सॉलिड स्फीयर का होगा 2/5 mr², यानी रूट 2/5 r, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन। अब अगर रॉड की बात करूं, अगर सेंटर से पास हो रहा होगा तो वो हो जाएगा ml²/12 और रेडियस ऑफ गायरेशन होगा l/√12। तो ये 6-7 क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके बारे में हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। 6-7 बॉडीज है, उनके बारे में, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर याद रख लेंगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन अपने आप लोग निकाल सकते हैं, यानी रूट ऑफ I/m से। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। परपेंडिकुलर बोलने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर ऑब्वियसली मतलब 90 डिग्री पे है। ओके, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना मतलब ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए है। ओके, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन is equal to the sum of moment of inertia about the other two axes right angle to each other and intersecting at the point where the perpendicular axis pass through। क्या है इतने सब का मीनिंग क्या है, देखो। हाँ, मान लो
कि एक मेरे पास प्लेन लैमिना है। अब इसके सेंटर से क्या पास हो रहा होगा? ऑब्वियसली जेड एक्सिस। अच्छा, मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाला हमारा वाई एक्सिस है। तो जेड एक्सिस कहां से पास हो रहा होगा भाई? जेड एक्सिस रहा ये रहा हमारा जेड एक्सिस, राइट। अब जेड एक्सिस जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे जा रहा है, इसीलिए दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखाया, ऐसे जा रहा है। बट एक्स एंड वाई ऐसा है और इन द प्लेन है ऐसे, राइट। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या स्टेट करता है? जो हमारा आई जेड है दैट विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी जो परपेंडिकुलर प्लेन पास हो रहा होगा वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ द टू परपेंडिकुलर प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से जहां से वो पास हो रहा था, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अदर टू एक्सिस, मतलब इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा जो राइट एंगल टू ईच अदर है एंड इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस थ्रू। मतलब इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रहा है वहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करने चाहिए। तो इन दोनों लाइन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले थ्योरम की बात करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये तीनों के लिए 1D 2D हो या 3D हो सबके लिए वैलिड है। क्या है? इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to the sum of moment of inertia of a body about a parallel axis passing through the center of mass and the product of its mass and square of the distance between two axes। अच्छा, देखते हैं क्या है। मान लो कि ये एक बॉडी है, ठीक है। अच्छा, अब ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं इधर है, ये है उसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ICOM लिख लेता हूं। अब हमें निकालना है इस बॉडी से x या तो r डिस्टेंस है, एक दूसरी एक्सिस है, इस पॉइंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा किसके बराबर? सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस बॉडी के मास इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस किसके बीच का? बिटवीन द टू एक्सिस, उन दो एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो आई डैश विल बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो कोई एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं, एग्जांपल फॉर दोनों थ्योरम्स का। अब मान लो मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है ऐसे, ओके। अब एक रिंग की अगर बात करूं तो ये हो गया उसका वाई एक्सिस, कहां से पास हो रहा है? वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन। और ये एक्स एक्सिस ये भी पैरेलल टू प्लेन है, ओके। और हमारा ये जेड एक्सिस जो कि है परपेंडिकुलर टू प्लेन, राइट, ओके। अब हमें आई जेड निकालना है। व्हाट विल बी आई जेड? ऑब्वियसली आई एक्स प्लस आई वाई। अब याद रखो, याद ना भी रखो तो भी चलेगा, कि जो ये है क्या, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो पैरेलल टू प्लेन पास होगा, परपेंडिकुलर प्लेन वाले का पता है हमें क्या है, परपेंडिकुलर वाले का क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। परपेंडिकुलर वाले का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, राइट, रिंग का, रिंग के परपेंडिकुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना है। रिंग के मोमेंट ऑफ परपेंडिकुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर सर, हाँ, इज इक्वल टू आई एक्स और आई वाई बराबर हो गए। क्यों? ऐसे देखो या ऐसे देखो, ये पैरेलल टू प्लेन ही जा रहा है, राइट, दोनों सेम ही होंगे ड्यू टू सिमेट्री। तो यानी आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, किस वजह से? ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से दोनों बराबर होंगे, ओके। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स और 2 टाइम्स ऑफ आई वाई, ओके। तो यहां से अगर मैं देखो आई पैरेलल बोल सकता हूं मैं इसको परपेंडिकुलर की जगह, दैट विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई, यानी आई एक्स और आई वाई इज नथिंग बट आई पैरेलल, जिसको हम लोग एम आर स्क्वायर बाई 2 बोल सकते हैं। तो यहां से हम लोग ऐसे अप्लाई करके कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसका पता नहीं था, राइट, हमें परपेंडिकुलर वाले का पता था, तो वहां से सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने पैरेलल वाले का भी निकाल लिया। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं कि एक, चलो डिस्क की बात करते हैं, ठीक है, एक डिस्क की बात करते हैं ऐसे, ये मान लो एक डिस्क है, ठीक है। अब डिस्क के सेंटर से जो पास होगा
ऐसे डिस्क के सेंटर से कुछ ऐसे पास हो रहा है, और ये मान लेते हैं कि पैरेलल टू प्लेन है। ओके सर, आई सेंटर ऑफ मास विच इज पैरेलल टू प्लेन। अब इसका बता देता हूं कि कितना होगा, ये होगा mr²/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका mr²/2 था, इसी तरह से हम लोग निकालेंगे तो इसका mr²/4 हो जाएगा। याद रखेंगे, याद मत रखो तब भी निकाल सकते हो आप लोग। ओके, तो अब इस लाइन के अलॉन्ग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ए डैश। तो ये अच्छा लाइन, ये लाइन जो है उसको हम लोग डायमीटर के अलॉन्ग ड्रॉ कर लेते हैं तो और इजी हो जाएगा। टैंजेंट की तरह ड्रॉ कर लेता हूं मैं इसको, राइट। हाँ ऐसे, हाँ इस लाइन के थ्रू मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डैश। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर, राइट, सिंपल, सेंटर से। हाँ, तो व्हाट विल बी आई डैश, आई डैश विल बी आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डिस्टेंस, दोनों के बीच का r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, सो आई डैश क्या हो जाएगा, आई डैश विल बी आई सेंटर ऑफ मास कितना है, mr²/4 प्लस m इंटू डिस्टेंस कितना है ये r स्क्वायर। तो mr²/4 प्लस r स्क्वायर, mr² कितना हो जाएगा 5mr²/4। तो ये हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टैंजेंट एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू द टैंजेंट, सिंपल, ठीक है, उस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करके किसी भी लाइन का, किसी भी लाइन के अलॉन्ग, किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। डन। काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। अब काइनेमैटिक्स क्या है, काइनेमैटिक्स हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या, हम लोगों को पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, व्हाट वाज इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आप लोगों को याद हो सेकंड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट वाज v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as। ये तीन हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ भी v की जगह v is equal to u plus at यानी ओमेगा फाइनल, राइट, फाइनल वेलोसिटी थी, इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस a की जगह अल्फा इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, थीटा यानी डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू ut यानी ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर यानी अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओके, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यानी 2 अल्फा इंटू थीटा। चौथा इक्वेशन क्या होगा, s इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। हाँ, तो s यानी थीटा इज इक्वल टू u यानी ओमेगा इनिशियल प्लस a बाई 2 यानी अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये थीटा nth हो रहा होगा। इजी। तो ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है। यूजुअली हम लोग तीन ही पढ़ते हैं, ये चौथा हमने एक्स्ट्रा पढ़ रखा है। ओके, अब काइनेमैटिक्स हो गए, अब डायनामिक्स की बात करते हैं। व्हाट वे डायनामिक्स, डायनामिक्स वाज वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर में। सिंपल। तो व्हाट वाज वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क वाज नथिंग बट वर्क क्या था, वर्क क्या था, वर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन इन रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू, फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, टाउ, इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ डॉट थीटा। ओके, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन क्या है, व्हाट वाज एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। तो इधर हाफ m की जगह मास का रोल कौन प्ले करेगा, आई, इंटू v की जगह ओमेगा स्क्वायर। सिंपल। या तो t स्क्वायर बाई 2m हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे l स्क्वायर बाई 2i आएगा, राइट। ओके, सॉरी। अगर पावर की बात करूं, पावर इन रोटेशनल मोशन, पावर क्या था, f डॉट v, या तो वर्क डन बाई टाइम, तो यहाँ पे वर्क डन बाई रोटेशन बाई टाइम, या f डॉट v था तो यहाँ पे टाउ डॉट ओमेगा होगा। सिंपल। अगर आप लोगों को पूरा ट्रांसलेशन याद है तो रोटेशनल मोशन चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, बहुत 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 इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। ओके, तो अब पूरा कंपेयर करके याद रख लेते हैं एक साथ। चलो ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं ट्रांसलेशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते थे, x, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा
थीटा। वेलोसिटी क्या थी, v इज इक्वल टू एक्स बाई टी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा a इज इक्वल टू v बाई टी, सॉरी एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v बाई टी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, यानी रोटेशनल मास लिख सकता हूं इसको। फोर्स F इज इक्वल टू ma, तो टॉर्क क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, राइट, m की जगह I, a की जगह अल्फा। हाँ, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम mv, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m की जगह I, v की जगह ओमेगा, सिंपल। वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो रोटेशनल वर्क डन टाउ इनटू थीटा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो ये हाफ I ओमेगा स्क्वायर। पावर F डॉट v, तो यहाँ पे पावर टाउ डॉट ओमेगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे कंपैरिजन है रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन के बीच में। तो इसी तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीटली समाप्त होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यही चीजें थी हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो अब बचे क्या हैं, बचे हैं न्यूमेरिकल्स। तो आप इस चैप्टर को रिवाइज करके आइए, तीनों लेक्चर्स को अच्छे से देख के रिवाइज करके आइए। चौथे लेक्चर में हम लोग कंप्लीट डिटेल में न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।